क्या दिल्ली में मीट शॉप्स का शटर डाउन होने वाला है? क्या दिल्ली में सनातनी त्योहार पर नॉनवेज बंद हो जाएगा या बैन हो जाएगा, या फिर इस बार दिल्ली में शुद्ध शाकाहारी ईद मनाई जाएगी? क्योंकि बीजेपी विधायकों ने जो डिमांड रखी है वो इसी ओर इशारा कर रही है। 30 मार्च से मां दुर्गा की उपासना का पर्व नवरात्र शुरू होने जा रहा है, ईद भी आने वाली है, लेकिन दिल्ली में मीट की शॉप पर ताला लगाने की मांग शुरू हो चुकी है। क्योंकि सनातनी त्योहारों के लिहाज से बड़ा मौका आने वाला है। मां दुर्गा की उपासना के साथ ही भगवान राम का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। ऐसे में दिल्ली में नॉनवेज की आवाज बुलंद होने लगी है। विधानसभा में नवरात्रों में कोई भी दुकान मीट की ना खुले, मंदिरों के आगे तो खासकर ना खुले। ईद का पर्व है, ये मीठी ईद है, सेवैया खिलाइए, मीठा खिलाइए, मगर ईद के लिए अलग टाइम होता है। आवाज उठी है तो अब ये दूर तलक जा पहुंची। इस मांग के समर्थन में साधु संत भी आ चुके हैं। तो बीजेपी विधायक अब की बार दिल्ली में शुद्ध शाकाहारी ईद मनाने की बात कर रहे हैं। जो हमने कहा है कि दूसरी धार्मिक भावनाओं का सम्मान करना चाहिए, खुद मीट विक्रेताओं को इस पर पहल करनी चाहिए और सरकार इसमें दखल दे उससे पहले खुद ही अपने लिए एक बात बयान जारी करना चाहिए। हमारे हिंदुओं की भावनाओं का सम्मान करते हुए नवरात्र के पावन अवसर पर जो है अगर मीट की दुकानें बंद रहे, ये बिल्कुल उचित है और इस मांग का हम जो है पूरी तरह समर्थन करते हैं। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि 30 मार्च को चैत्र नवरात्रि की शुरुआत होगी। सनातनियों का पर्व 9 दिन तक चलेगा। इस दौरान देश भर के करोड़ों हिंदू उपवास रखते हैं, यानी हिंदुओं की आस्था को ठेस न पहुंचे, इसलिए अब की बार शुद्ध शाकाहारी ईद मनाने की भी अपील की जा रही है, जो कुछ मौलाना और मौलवी को कबूल नहीं। और इस सब पर मुस्लिम समाज का तर्क है कि अगर मीट ही बैन हो गया तो फिर हम खाएंगे क्या? मुस्लिम समाज से ईद पर नॉनवेज बैन को लेकर जब कुछ सवाल पूछे गए तो मुस्लिम मोहल्ले से क्या जवाब आया, आपको जरूर सुनना चाहिए। क्योंकि अब बात सिर्फ नॉनवेज की नहीं बल्कि आस्था के नाम पर मुस्लिमों ने अब शराब बैन की भी मांग कर दी है। हिंदू नवरात्रे रखते हैं तो भाई मुस्लिम कॉलोनी में आके रखते हैं कि अपने घर में रखते हैं? नहीं, दुकानें तो खुलनी चाहिए, दुकानें से तो कोई परेशानी नहीं है। और मुस्लिम इलाके में तो बंद करने का कोई सवाल ही नहीं होता। बंद करना है तो मार्केट बंद करो, कहाँ से कट के आ रहा है, मंडी है जो, वहाँ भी बंद करो, यहाँ पे क्या फायदा? आस्था तो मुसलमानों की भी है, रमजानों में शराब बंद होनी चाहिए, उनकी आस्था को कौन देखेगा? यानी भाईजान को नवरात्रि से कोई मतलब नहीं, आस्था की बात करो तो सवाल शराब तक घूमकर पहुंच रहा है। हालांकि मुस्लिम मोहल्ला इस बात पर सहमत जरूर नजर आया कि मंदिरों और मुख्य बाजारों के साथ हिंदू बहुल्य इलाकों में मीट की दुकानें बंद होनी चाहिए। मंदिर है पास के अंदर, किसी की दुकान के गोश्त की दुकान, मीट की दुकान है, वो बंद हो जाए। ज्यादा मुस्लिम एरिया है, उससे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये वाले हैं जो नजर के सामने होता है उनको तो बंद कर देना चाहिए, मगर अंदर गलियों में जो है वो खाने वाले लोग हैं और जो मंदिर के आसपास है उनसे एरिया में बंद होनी चाहिए। सबका सम्मान करना चाहिए। जहाँ तक मेरा मानना है, जिस रास्ते पर हिंदू आबादी ज्यादा है या जहाँ उनकी आबादी ज्यादा है, जहाँ से उनका आना जाना, उन रास्तों पे दुकानें बंद कर देनी चाहिए। हालांकि सवाल जब मुस्लिम मोहल्ले में मीट शॉप बंद करने को लेकर उठा तो भाईजान एक सुर में भड़क उठे। पूरे मुस्लिम मोहल्ले से यही मांग उठी कि अगर मीट दुकान ही बंद कर दी तो हम खाएंगे क्या? मोमडन एरिया, हिंदुवानी एरिया चाहिए, बस बंद करो यार। मोमडन एरिया चाहिए, मोमडन एरिया में नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी। आपको क्या लगता है सर? नहीं होनी चाहिए। कुल मिलाकर भाईजान इस बात पर सहमत हैं कि मंदिर और हिंदू आबादी में मीट की दुकानें बंद होनी चाहिए। हालांकि पूरी दिल्ली में मीट बैन पर भाईजान के तेवर कुछ अलग ही हैं। दिल्ली में बीजेपी विधायक हिंदू नाम से मुसलमानों की दुकान के खिलाफ अभियान छिड़ चुके हैं। योगी स्टाइल में दिल्ली की दुकानों पर भी नेम प्लेट लगवाने की मांग हो रही है और इसकी तस्वीर पटपड़गंज से सामने आई है। ये देखो, ये माजिद राम है और चौहान लिखा हुआ है। दुकानदारी करो पर नाम तो लिखो। इस वीडियो के सामने आते ही दिल्ली में नई बहस छिड़ गई। चाहे जूस कॉर्नर हो या फिर पनीर की दुकान, हर जगह दुकानदार को अपने नाम से नेम प्लेट लगाना है, चाहे उसका नाम मोनू खान हो या माजिद। आपने देखा होगा कि कितने सारे केस आए अभी, भूख जिहाद, कभी पेशाब जिहाद, कभी कुछ चलते रहते हैं, तो लोगों को डर पैदा हो रखा है। अभी लौनी की घटना पता होगी आपको, जूस में क्या मिलाते थे, तो ऐसी घटनाओं से लोग डरे हुए हैं। तो लोग चाहते हैं कि अगर विधानसभा में दुकानें खुली है तो वो कम से कम आइडेंटिफाई हो कि किस नाम से है। दरअसल उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नेम प्लेट को लेकर पहले ही आदेश जारी कर चुके हैं। इसको लेकर विवाद भी हुआ, मामला कोर्ट भी पहुंचा। लेकिन अब दिल्ली में मुस्लिमों की दुकान पर लगे हिंदू नेम प्लेट के खिलाफ बीजेपी के विधायक सड़कों पर उतर चुके हैं। नाम लिख देंगे, नाम लिखना पड़ेगा। हाँ नाम लिखना पड़ेगा, बोर्ड पे अपना नाम लिख देंगे, क्या दिक्कत है? नाम लिखना जरूरी हो जाता है। अब जिस हिसाब से अभी नवरात्रि वाला बात है तो अपने दायरे में रहो, बढ़िया से अपना दोनों मिल कर।
मुस्लिम दुकानदार भी रविंद्र नेगी के इस कदम का समर्थन कर रहे हैं और मुस्लिम दुकान पर नेम प्लेट को जरूरी बता रहे हैं। पूरा नाम बता, मौजूद छोड़ो वैसे नाम। दिल्ली में 27 साल बाद सत्ता में वापसी करने वाली बीजेपी सरकार अपना पहला बजट पेश कर चुकी है। बीजेपी नेताओं का दावा है कि इस बजट में चुनावी संकल्प पत्र की झलक है, लेकिन उससे अलग इस बजट को शक्तिशाली बजट का नाम दिया जा रहा है, क्योंकि इस बार रेखा गुप्ता सरकार का बजट करीब 1 लाख करोड़ का है, जो पिछले बजट के मुकाबले 31% ज्यादा है, जिसे सबका साथ सबके विकास का नाम दिया गया है। इस बार का दिल्ली सरकार का बजट ऐतिहासिक है। 1 लाख करोड़ रुपए का प्रस्तावित किया गया है। 1 लाख करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है। और ऐतिहासिक बजट पेश करने से पहले सीएम रेखा गुप्ता ने प्राचीन हनुमान मंदिर में पूजा की, फिर दिल्ली वालों के लिए बजट का पिटारा खोल दिया, जो चमचमाती दिल्ली के लिए रामबाण साबित होने जा रहा है। इस बजट को सीएम रेखा गुप्ता राम राज्य से जोड़ चुकी हैं। दिल्ली का भला होगा, दिल्ली का विकास होगा, राम राज्य आएगा। ये बजट पिछले वित्त वर्ष के बजट से 31.5% ज्यादा है, जिसमें दिल्ली वालों के लिए कई घोषणाएं हुई हैं। महिला समृद्धि योजना के लिए 5100 करोड़ का बजट, मातृत्व वंदन योजना के लिए 210 करोड़, महिला सुरक्षा के लिए 50,000 CCTV कैमरे लगेंगे, JJ कॉलोनी के विकास के लिए 696 करोड़ का बजट, स्वच्छ पानी देने के लिए 9,000 करोड़ रुपए और दिल्ली वासियों को 10 लाख का बीमा कवर भी मिलेगा। चाहे महिला सुरक्षा हो, 2500 का वादा हो या गर्भवती महिलाओं को 21,000 देने का भरोसा, सीएम रेखा गुप्ता ने सभी वादों को पूरा करने के लिए बजट में प्रावधान रखा है। आज हम एक बार फिर दिल्ली को नया रूप देने के लिए प्रतिबद्ध है। हम एक ऐसी मजबूत और पारदर्शी नींव रखेंगे जिसे फिर कोई कमजोर ना कर सके। हमारा सपना है एक समृद्ध सशक्त दिल्ली का। सीएम रेखा गुप्ता अपनी सरकार का विजन क्लियर कर चुकी हैं और सशक्त दिल्ली के लक्ष्य को पूरा करने के लिए बलशाली बजट पेश कर चुकी हैं। महिला समृद्धि योजना से यमुना की सफाई तक मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विकसित दिल्ली की लकीर खींची है। उन्होंने कहा कि यमुना की सफाई पर अब सरकार का फोकस है और इसके लिए भी भारी भरकम बजट लाया गया है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि पिछली सरकारों में भी इसी तरीके से बजट का प्रावधान रहा है यमुना की सफाई के लिए, क्योंकि यही यमुना नदी है जिसकी सफाई के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी की सत्ता गिर गई। अब इस यमुना के नालों का गंदा पानी न गिरे, इसके लिए भी भारी भरकम बजट रखा गया है। यमुना भारतीय सभ्यता के ताने बाने में बहती हुई जीवन रेखा है। इसके लिए हमने 500 करोड़ रुपए की लागत से 40 डिसेंट्रलाइज्ड सीवेज प्लांट ताकि कोई भी गंदा नाला यमुना जी में ना गिरे। दिल्ली की सूरत बदलने के लिए दिल्ली की लाइफलाइन यमुना नदी की सफाई पर रेखा गुप्ता सरकार का पूरा फोकस है, लेकिन इस बजट पर आम आदमी पार्टी सवाल उठा रही है। लेकिन ये बहुत चिंता का विषय है कि बजट से पहले इकोनॉमिक सर्वे ही पूरा नहीं हुआ। ऐसा लग रहा है कि ये खुद ही कह रहे हैं कि हमारी कोई पढ़ी लिखी सरकार नहीं है, हम आंकड़े देखने में विश्वास नहीं करते। उधर सीएम रेखा गुप्ता का आरोप है कि दिल्ली की पिछली सरकार ने सीवर ट्रीटमेंट प्लांट पर कभी ध्यान नहीं दिया, उस पर कभी खर्च नहीं किया। ऐसे में यमुना साफ कैसे होती? दिल्ली की बीजेपी सरकार ने यमुना की सफाई के लिए 500 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, जिसमें 250 करोड़ रुपए सीवर ट्रीटमेंट प्लांट और 250 करोड़ रुपए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर खर्च होंगे। बिहार की पॉलिटिक्स में इफ्तार का पावर शो जारी है। लालू यादव की इफ्तार पार्टी के बाद आज आरजेडी पर हरा रंग खूब चढ़ा, इतना कि आज आरजेडी विधायक हरे रंग की टी-शर्ट पहनकर नीतीश को घेरते नजर आए। हालांकि रंगों की सियासत पर हमेशा ये बात कही गई है कि रंगों का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन इस चक्कर में खुद तेजस्वी अब सवालों में घिर गए हैं। सवाल तेजस्वी की टीका टोपी और इफ्तार पॉलिटिक्स पर उठ रहे हैं। 4 दिन पहले मंदिर में जाने के बाद इफ्तार में जाने पर बवाल मचा ही था कि अब बीजेपी हरे रंग को लेकर सवाल खड़े कर रही है और पूछ रही है कि क्या ये सब 17% मुसलमान वोट के लिए हो रहा है। रमजान का महीना और बिहार विधानसभा में हरे रंग वाली सियासत सुर्खियों में है। हरी टी-शर्ट पर अलग अलग मुद्दे उठा रहे ये नेता आरजेडी के विधायक हैं, जिनकी अगुवाई खुद तेज प्रताप कर रहे हैं। हमारे तेजस्वी यादव जी ने जो 65% आरक्षण का देखिए, आरक्षण चोर कुर्सी चोर। हम लोग हरा रंग है, हरी हमारी धरती की अंगड़ाई। हम लोग हरा रंग वाले लोग हैं और लोग जो भगवा वाले लोग हैं भारत चलाओ पार्टी के सदस्य हैं। लोग यानी आरजेडी ने तय कर लिया है कि वो हरे रंग के साथ हैं। इशारे में कहें तो हरा रंग किस खास समुदाय से ताल्लुक रखता है कहने की जरूरत नहीं, लेकिन सवाल ये, क्या हरा रंग अचानक? नहीं, इफ्तार पार्टी का सियासी असर पहले भी दिखा है।
जरा इन 3 तस्वीरों को देखिए, जिसके जरिए आप तेजस्वी की तिलक और टोपी वाली पॉलिटिक्स को समझ पाएंगे। 21 मार्च को तेजस्वी दरभंगा में थे। पहले मंदिर में मत्था टेका तो माथे पर टीका था, लेकिन चंद मिनटों बाद टीका गायब और टोपी में तेजस्वी नजर आए, क्योंकि ये इफ्तार पार्टी की तस्वीर थी। और आज हरे रंग वाला प्रदर्शन तो आप देख ही रहे हैं। जितने भी विधायक को देखेंगे, ये सारे विधायक हरे टी शर्ट में नजर आएंगे और टी शर्ट पर निश्चित तौर पर जिस तरह से नीतीश कुमार को घेरने की कोशिश की गई है, उसमें सीधे तौर पर आरक्षण के मुद्दे पर नीतीश कुमार को घेरा गया। आरक्षण तो एक बहाना है। ये ग्रीन सिग्नल तो उस वोट बैंक की ओर है जो बिहार में दूसरा सबसे बड़ा बाजीगर है। आंकड़ों के मुताबिक बिहार में 17% के करीब मुस्लिम आबादी है। प्रदेश की 243 सीटों में से 38 ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटर 20% से ज्यादा हैं। इफ्तार से हरे रंग तक की ये सारी लड़ाई इसी वोट बैंक की है, जिसकी रेस में दूर से ही सही लेकिन नीतीश और चिराग पासवान भी हैं। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होना है और इसीलिए चुनाव के लिए रणनीति बनाने में जुटी सभी पार्टियां एक दूसरे को घेरने का कोई भी मौका नहीं चूक रही। इसी बीच रमजान में दावते इफ्तार को लेकर भी अब सियासी पारा उबाल पर है। नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी में जमीयत के बहिष्कार के बाद अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ पोस्टर वॉर भी शुरू हो चुकी है और राबड़ी देवी के घर के बाहर लगे पोस्टर्स में इन्हें धोखेबाज कहा जा रहा है। तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाओगे। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के इस चुनावी गाने ने पिछले साल लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान सुर्खियां बटोरी थी और अब उनका यही अंदाज पटना की सड़कों पर नजर आ रहा है। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसलिए सीएम नीतीश के खिलाफ आरजेडी हमलावर है और उन्हें धोखेबाज बता रही है। दरअसल पटना में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी के घर के बाहर सीएम नीतीश के खिलाफ पोस्टर लगाए गए हैं, जिसमें एनआरसी और वक्फ संशोधन बिल के मुद्दे पर नीतीश की चुप्पी पर सवाल उठाए गए हैं। मखदुमपुर के पूर्व जिला पार्षद और आरजेडी नेता संजू कोहली की तरफ से लगाए गए इस पोस्टर पर नीतीश कुमार की फोटो के साथ लिखा गया है कि तुम धोखेबाज हो वादा करके। पोस्टर में नीचे लिखा गया है कि एनआरसी पर हम तुम्हारे साथ नहीं, वक्फ पर तो बिल्कुल भी साथ नहीं। और पोस्टर में ठीक उससे नीचे लिखा गया है कि वोट लेंगे तुम्हारा लेकिन साथ नहीं देंगे। दरअसल बिहार में इसी साल होने वाले चुनाव में मुस्लिमों की अहम भूमिका होने वाली है और जेडीयू के वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करने की वजह से मुस्लिम नीतीश सरकार से नाराज बताए जा रहे हैं, जिन्हें साथ लाने के लिए नीतीश ने इफ्तार पार्टी दी थी, जिसमें काफी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग शामिल हुए। लेकिन जमीयत उलेमाए हिंद ने इस इफ्तार पार्टी का बॉयकॉट किया था और इसी को लेकर आरजेडी ने पोस्टर के जरिए एक बार फिर नीतीश सरकार पर निशाना साधा है। वहीं बिहार विधान परिषद में आज एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी आपस में भिड़ गए। दोनों के बीच तीखी बहस होने लगी और इसके बाद सदन का सियासी पारा हाई हो गया। विधान परिषद में सीएम नीतीश कुमार और राबड़ी देवी के बीच तीखी बहस उस वक्त शुरू हुई जब आरजेडी ने प्रश्नकाल स्थगित कर 65% आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा की मांग की। इसी बीच सीएम नीतीश खड़े हुए और आरजेडी के सदस्यों की मांग को गलत बताने लगे। तभी राबड़ी देवी ने उन्हें टोका तो नीतीश ने राबड़ी देवी को ही निशाने पर ले लिया। नीतीश ने विधान परिषद में लालू और आरजेडी पर हमला बोला तो राबड़ी देवी ने भी नीतीश के आरोपों पर पलटवार किया और दोनों के बीच काफी देर तक तू-तू मैं होती रही। कोई पार्टी में इस तरह का नहीं किया, अकेला एगो इसी का है, इसके हाथ में अरे ये बेचारी को सही नहीं। अरे जब उन्हें किया अपना टाइम का कोई मतलब है, ऐसे ही है। बाकी सबको ऐसे ही क्या क्या करते हैं। कोई पार्टी में देखे इस तरह से पार्टी का यही हाल है, तो यही हम देख रहे हैं। तो जरा जताइए ना, यही सब जो कर रहे हैं क्या मतलब, कोई मतलब है? अब आप बोल रहे हैं, अब तो आप ही से। बहरहाल बिहार में चुनाव को देखते हुए सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हावी हैं और जमकर एक दूसरे पर जुबानी हमले बोल रहे हैं। बिहार में इन दिनों तेजस्वी यादव अल्पसंख्यक वोट बैंक को साधने के लिए इफ्तार पार्टी का आयोजन करवा रहे हैं। वही इफ्तार पार्टी जो नीतीश कुमार ने भी रखी, लेकिन पूर्णिया से इफ्तार पार्टी में बवाल की जो तस्वीरें सामने आई उस पर जेडीयू नेताओं ने सवाल खड़े किए हैं। इस वीडियो को जेडीयू नेता नीरज कुमार के सोशल मीडिया हैंडल से जारी किया गया है, जिसमें तेजस्वी यादव नजर आ रहे हैं और एक शख्स अपने नेता के सामने बंदूक की प्रदर्शनी कर रहा है। वीडियो में बंदूक को हाईलाइट किया गया है और तेजस्वी यादव को भी दिखा जा रहा है।
वो इफ्तार पार्टी में पकवान के स्वाद चख रहे हैं, लेकिन ठीक उनके सामने एक शख्स बंदूक लहराते हुए इबादत कर रहा है। ये वीडियो करीब 50 सेकंड का है, जिसमें हंगामा करने वाले शख्स को तेजस्वी यादव के साथ दिखाया जा रहा है। हालांकि इस वीडियो को बिहार की मौजूदा सियासी घटनाक्रम से भी जोड़ कर देखा जा रहा है, क्योंकि पहले तेजस्वी यादव दरभंगा में इफ्तार पार्टी के आयोजन में पहुंचे, यहाँ भी बवाल हो गया, तो अब पूर्णिया से भी हंगामे के साथ बंदूक की प्रदर्शनी की तस्वीर सामने आई है। इस पोस्ट में नीरज कुमार ने लिखा है, पूर्णिया में आयोजित इफ्तार दावत में तेजस्वी यादव शामिल हुए, जहां मंच पर कट्टा लहराया गया और आरजेडी के नारे लगाए गए। हालांकि सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी बंदूक को छिपाते नजर आए। महाराष्ट्र की राजनीति में गजब का भूचाल आया हुआ है। सियासी लड़ाई महाभारत के कौरव पांडव तक पहुंच गई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर शब्द भेदी वार चला रहे हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक कार्यक्रम में शिवसेना से गठबंधन पर बोलते हुए महाभारत के कौरव का जिक्र कर दिया, तो शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत भी चुप नहीं रहे, उन्होंने भी जोरदार पलटवार किया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर उद्धव वर्सेस फडणवीस की इस लड़ाई में कौरव कौन है और पांडव कौन है? महाराष्ट्र की सियासी लड़ाई में महाभारत के कौरव पांडव की एंट्री तब हुई जब सीएम देवेंद्र फडणवीस वरिष्ठ बीजेपी नेता और सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर के सम्मान में आयोजित एक समारोह में बोल रहे थे। हमने शिवसेना को अल्टीमेटम दिया, हमने कहा अगर 147 पर आप लड़ना चाहते हो हम आपके साथ हैं, साथ में लड़ेंगे, हम 127 लड़ेंगे, हम दोनों के अच्छे चुनकर आएंगे, 200 से ज्यादा लोग चुनकर आएंगे, आपका मुख्यमंत्री बनेगा, हमारा उप मुख्यमंत्री बनेगा। पर शायद विधि का विधान ये भी था कि मुझे मुख्यमंत्री बनना था, इसलिए उन्होंने कहा नहीं, हमारे युवराज ने घोषणा की 151 की एक सीट कम नहीं करेंगे। वो बिल्कुल कौरव वाले मोड़ में आ गए, 5 गांव भी नहीं देंगे। उन्होंने कहा 5 गांव नहीं देंगे तो श्री कृष्ण है हमारे पास, हम भी लड़ाई लड़ लेंगे। सीएम फडणवीस के शब्द भेदी बाणों ने शिवसेना उद्धव गुट के अंतर्मन को इस तरह भेदा कि संजय राउत मैदान में आ गए और उन्होंने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आता 2025 आहे, 2014 आणि 2025 मध्ये पुलाखालून बरंच पाणी वाहून गेलं। तसं म्हटलं तर 2019 वर पण बोलायला हवं। 2019ला काय झालं? 2014 साली भारतीय जनता पक्षाचे वरिष्ठ नेते दिल्लीतून त्यांचा कार्यक्रम घेऊन आले होते युती तोडायची। हे त्यांचं ठरलं होतं युती तोडायची। चर्चेचं फक्त गुराळ सुरू होतं। बहरहाल महाराष्ट्र की राजनीति में वार और पलटवार के बीच पक्ष और विपक्ष में जुबानी जंग जारी है। सत्ता पक्ष उद्धव गुट को घेर रहा है, तो वहीं उद्धव गुट के नेता सत्ता पक्ष पर तीखे प्रहार कर रहे हैं। लेकिन कौन किस पर भारी होगा ये तो वक्त ही बताएगा। स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा पर लड़ाई अब औरंगजेब और डीएनए तक पहुंच गई है। मुंबई में एक शो के दौरान महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर टिप्पणी के बाद कुणाल कामरा विवादों में घिर गए हैं। पहले तो शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं ने उनका स्टूडियो तोड़ दिया और अब एफआईआर दर्ज होने के बाद मुंबई पुलिस ने फोन पर पूछताछ की। लेकिन इस बीच संजय राउत ने तीखी आलोचना की है और तोड़फोड़ की घटना को औरंगजेब की मानसिकता से जोड़ दिया है। दरअसल मुंबई पुलिस ने कॉमेडियन कुणाल कामरा को समन भेजा है और जांच में सहयोग करने के लिए कहा गया है। लेकिन कुणाल कामरा महाराष्ट्र से बाहर है, इसलिए मुंबई पुलिस ने ये समन उन्हें व्हाट्सएप पर भेजा है और फोन पर भी पूछताछ की गई है। लेकिन इस बीच कुणाल कामरा ने बयान दिया है कि मैं माफी नहीं मांगूंगा। कुणाल के मुताबिक अगर कोर्ट ने कहा तो ऐसा कर सकता हूँ, क्योंकि जो कहा वो कानूनी तौर पर सही है। साथ ही कामरा ने ये बयान भी दिया कि उन्हें अपने पैरोडी सॉन्ग पर कोई पछतावा नहीं है। इस बीच शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत भी कामरा के सपोर्ट में आ गए। संजय राउत ने कुणाल और अपना डीएनए एक बताते हुए तोड़फोड़ की घटना को औरंगजेब की मानसिकता से जोड़ दिया। पण यालाच औरंगजेबाची वृत्ती म्हणतात। औरंगजेबानं मंदिरं तोडली, तुम्ही लोकशाहीचं मंदिर तोडलं काल, ओळखतो। त्याचा आणि माझा डीएनए सारखा आहे। स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा की एक वीडियो ने महाराष्ट्र में सियासी घमासान मचा दिया है। सत्ता पक्ष लगातार उन पर हमलावर है, जबकि विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है और कुणाल कामरा की लड़ाई औरंगजेब और डीएनए पर आ गई है। महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। आगामी त्योहार के मद्देनजर संभाजीनगर में सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अब कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। एहतियात बरता जा रहा है कि नागपुर जैसी घटना अब कहीं और ना हो, क्योंकि देश भर में हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग कर रहे हैं।
महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश तक औरंगजेब की कब्र के खिलाफ लामबंद हो चुके हैं। ऐसे में अब पुलिस ने एहतियातन आदेश जारी कर दिया है। संभाजीनगर शहर में निषेधाज्ञा लागू। औरंगजेब की कब्र के पास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। किसी को भी कब्र के पास जाने की अनुमति नहीं। आदेश 25 मार्च से 8 अप्रैल तक लागू। बताया जा रहा है कि इस आदेश को लागू करने के पीछे विरोध प्रदर्शन और आगामी त्योहार है। हिंदू संगठन के कार्यकर्ता औरंगजेब की कब्र उखाड़ने की मांग कर रहे हैं। समुद्र में फेंको, एक इंच जमीन भी उसके लिए नहीं देंगे। ऐसे किसी मंदिर को तोड़ने वाले, विध्वंस करने वालों को मम्मा मिनट नहीं करने देंगे। ये ऐलान मध्य प्रदेश में बजरंग दल की तरफ से किया गया, लेकिन आवाज अब संभाजीनगर तक पहुंच चुकी है। यानी महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र पर कर्फ्यू से शांति व्यवस्था बहाल करने की कोशिश हो रही है। उत्तराखंड में लगातार अवैध मदरसों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। मुख्यमंत्री धामी के निर्देश के बाद प्रशासन पूरे एक्शन मोड में नजर आ रहा है और पूरे राज्य में अवैध मदरसों की जांच भी हो रही है। अब तक 130 से ज्यादा मदरसों पर सीलिंग की कार्रवाई की जा चुकी है, लेकिन अभी भी प्रदेश में कई ऐसे मदरसे हैं जो अवैध और प्रशासन की रडार पर हैं। मुख्यमंत्री धामी ने साफ कर दिया है कि राज्य में अवैध मदरसे हों, अवैध मजार हों या जो कुछ भी हो अवैध तरीके से चल रहा है, उसके खिलाफ एक्शन जारी रहेगा। इसलिए प्रदेश के सभी जिलों में प्रशासन का ये एक्शन जारी है। हल्द्वानी के काला ढोंगी में प्रशासन ने अवैध मदरसे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 मदरसों को सील कर दिया है। निरीक्षण के दौरान मदरसों का पंजीकरण नहीं दिखा सके संचालक। हरिद्वार के लक्सर में प्रशासन ने 5 मदरसों पर कार्रवाई की। इसके अलावा देहरादून के सहसपुर में भी अवैध मदरसे के खिलाफ धामी ब्रांड का ताला लगा है। देहरादून के सहसपुर में संचालित मदरसे का 2nd फ्लोर अवैध मिला, जिस पर अब प्रशासन ने ताला जड़ दिया है। उत्तर प्रदेश में आक्रांताओं का महिमा मंडन बर्दाश्त नहीं होगा और यही वजह है कि प्रदेश से अब आक्रांताओं के निशान भी मिटने लगे हैं। संभल में लगने वाले नेजा मेले पर प्रशासन की पाबंदी के बाद आज मेला नहीं लगा। हालांकि वहां पर 90% लोग ऐसे हैं जिनको ये पता ही नहीं है कि नेजा मेला क्यों लगता है और किसकी याद में लगता है। संभल में जिस जगह पहले सैयद सालार गाजी की याद में ये मेला लगता था, वो आज सुनसान पड़ा है। जहां लोगों की भीड़ होती थी, वहां पुलिस का पहरा है। और आज से इस नेजा मेले की शुरुआत होनी थी। जिस जगह मेले की चहल पहल रहती थी, वहाँ सुनसानी है। चारों तरफ पुलिस का पहरा है। पुलिस ने यहाँ से नेजा मेले का निशान मिटा दिया है और ये जरूरी भी था। आखिर भारत पर आक्रमण करने वाले सैयद सालार मसूद गाजी के नाम पर भारत में मेला क्यों लगाया जाए? हम आश्वस्त हैं पहले से ही, भीड़ कोई इकट्ठा नहीं होगी और सबको पता चल गया है कि भाई प्रशासन ने परमिशन नहीं दी, किसी लुटेरे की याद में कोई मेला नहीं लगेगा। खुद एसपी और सीओ अनुज चौधरी ने पूरे इलाके का निरीक्षण किया जहां पर इस मेले का आयोजन होना था। संदेश साफ है, जिसने भी देश के खिलाफ काम किया उसका महिमा मंडन नहीं होगा और लुटेरों की याद में कोई मेला नहीं लगेगा। इस स्थान पर किसी भी प्रकार का आयोजन नहीं हो रहा है, पूर्णतः शांति है। एक लुटेरी आक्रांता एवं एक निर्मम हत्यारे की याद में इस तरह का जो मेला आयोजित किया जाता रहा था, उस कुरीति को सभी लोगों ने त्यागा है, इस तथ्य को समझा है। दरअसल नेजा मेला सैयद सालार मसूद गाजी के नाम पर आयोजित किया जाता रहा है। इस बार स्थानीय पुलिस प्रशासन ने इसे आयोजित करने की इजाजत नहीं दी है। 18 मार्च को इस मेले के जिस जगह झंडा लगाया जाना था, पुलिस ने उसे भी सीमेंट से बंद कर दिया था। आज से ही मेले की शुरुआत होनी थी, लेकिन अब संभल में गाजी की याद में लगने वाला मेला भी दफन हो गया है। और संभल से इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के संभल में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है। पूरे संभल में ये फ्लैग मार्च निकलेगा। फ्लैग मार्च में पीएससी के जवान मौजूद रहे। संभल के सीओ अनुज चौधरी ने बयान दिया है, पुलिस पर लोगों का भरोसा कायम होना जरूरी है। सोशल मीडिया की भी निगरानी की जा रही है। इसका पैदल मार्च का मतलब ये है कि इस आम जनता में एक विश्वास बढ़े और कोई उपद्रवी जो है, ये अब जैसे त्योहार आ रहे हैं, कहीं रामनवमी है, ईद है, तो कोई इसमें खराब करने की कोशिश न करे। कुछ लोग ऐसे कुछ लोग सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ सोशल मीडिया पे डाल देते हैं और उसको फिर डिलीट कर देते हैं, तो वो सतर्क रहें और वो होशियार रहें ताकि इस तरह की हरकत ना करें। भाई आप डिलीट कर दोगे तो बच जाओगे, देर सवेर आप पे कार्रवाई जरूर होगी। थोड़ा दूरी पे होंगे तो समय लग सकता है और नज़दीक होगी तो जल्दी होगी। 24 नवंबर को संभल में हुई हिंसा को लेकर एसआईटी ने जांच तेज कर दी है। पहले जामा मस्जिद के सदर जफर अली की गिरफ्तारी हुई और अब समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इसके लिए पहले कल भारी पुलिस बल के साथ अधिकारियों की टीम ने सपा सांसद बर के घर की नपाई शुरू की थी। आज फिर भारी पुलिस बल के साथ अधिकारी जियाउर रहमान के घर पहुंचे।
एसआई की टीम आई हुई है। ये 35A का नोटिस तामील कराने के लिए आए थे, लेकिन वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। दरअसल अधिकारियों की ये टीम संभल में हुई हिंसा को लेकर सपा सांसद बर्क को नोटिस देने पहुंचे थे, लेकिन सांसद घर पर मौजूद नहीं थे। इस दौरान अधिकारियों ने पूरे घर की तलाशी ली। घर के लोग हैं और लोगों का साफ कहना है कि पुलिस यहाँ पर पहुंची है, नोटिस दिया गया है। हालांकि नोटिस लेने के लिए यहाँ पे जो सांसद यहाँ के हैं वो मौजूद नहीं है। यानी साफ है, संभल हिंसा को लेकर जिन जिन लोगों का नाम सामने आ रहा है, पुलिस उन पर शिकंजा कस रही है। सपा सांसद जियाउर रहमान पर हिंसा को भड़काने के आरोप लगे थे। इससे पहले कल भी भारी पुलिस बल के साथ अधिकारियों की टीम बर्क के घर पहुंची थी और घर के अवैध निर्माण को लेकर नपाई की। संभल हिंसा में जामा मस्जिद के जफर की गिरफ्तारी के बाद एसआईटी ने जांच और तेज कर दी है। माना जा रहा है कि जल्दी सपा सांसद बर्क के घर बुलडोजर एक्शन की तैयारी हो सकती है। साइंस की एग्जीबिशन और कट्टरता के मॉडल का प्रदर्शन। जी हां, कर्नाटक के एक स्कूल से जो खबर सामने आई है उसने पूरे समाज को हिलाकर रख दिया है, क्योंकि महज 9 साल की एक बच्ची ने अज़ाब-ए-क़ब्र मॉडल पेश किया, जिसमें बुर्का बनाम स्कर्ट की कहानी दिखाई गई है। पर्दा करते हुए शहीद के खून से भी ज्यादा अफजल है। उम्र महज 9 साल, लेकिन जो मॉडल बनाया उसने पूरे भारत में नई बहस छेड़ दी। क्यों स्कूलों में कट्टरपंथी बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही है? अगर हाँ तो इसका मास्टरमाइंड कौन, और अगर नहीं तो इसे सुनिए और जवाब दीजिए, जिम्मेदार कौन है इसका? औरत बेपर्दा हो, घर में घूमती फिरती हो और उस घर का शौहर कुछ ना बोले, वो औरत की ही क्या, वो मर्द ही क्या? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो शौहर ही क्या, वो तो तय्यूस है, तय्यूस। आप छात्र के इस मॉडल में 2 कब्र दिखाई गई है। एक में लिखा है जहन्नती औरत और दूसरे में लिखा है जहन्नुमी औरत। इस मॉडल में एक महिला ने बुर्का पहना है जिसकी कब्र में फूल बरसे हैं, वहीं दूसरी महिला ने स्कर्ट पहनी है, उसकी कब्र को सांप बिच्छू खा जाते हैं। लेकिन सिर्फ पर्दे से कोई जन्नत में जा नहीं सकता है, उसके लिए अमल सालिहात की भी ज़रूरत होती है। तो पर्दा फ़र्ज है, लेकिन पर्दे के साथ साथ एक इंसान के अमाल भी अच्छे होने चाहिए। अब सवाल ये है कि साइंस का प्रोजेक्ट बनाने की उम्र में बच्ची को कट्टरता का मॉडल किसने बनवाया? इस उम्र में बच्चों के जहन में जहर कौन भर रहा है? क्योंकि इतनी छोटी बच्ची के जहन में ये सब कुछ तो यूं ही नहीं आया होगा। उत्तर प्रदेश के बस्ती की रहने वाली 2 मुस्लिम लड़कियों ने हिंदू धर्म अपनाया। दोनों मुस्लिम लड़कियों ने धर्म की दीवार लांघकर न सिर्फ हिंदू लड़कों से शादी की, बल्कि पूरी तरह हिंदू रीति रिवाजों को भी अपनाया। मांग में सिंदूर, शादी का जोड़ा, गले में माला और हिंदू युवकों के साथ शादी करने वाली 2 मुस्लिम लड़की सालिया और ज़ेबा है, जिन्होंने अपने प्यार की खातिर धर्म की दीवार लांघ दी और हिंदू धर्म अपनाकर हिंदू युवकों के साथ वैदिक रीति रिवाज से शादी की। मुस्लिम सालिया ने बहादुरपुर के रहने वाले बलवंत के साथ शादी कर हमेशा एक दूसरे का साथ निभाने का फैसला लिया और अपना नाम सालिया से बदलकर शैलजा रखा। वहीं ज़ेबा ने सदर इलाके के रहने वाले शैलेश से शादी की और अपना नाम बदलकर श्रेया रख लिया। अमहट गांव के शिव मंदिर में शुद्धिकरण के बाद दोनों हिंदू युवकों ने मुस्लिम लड़कियों की मांग भरी, उन्हें माला पहनाई और फिर आपस में मुंह मीठा कर शादी की बधाई दी गई। शादी के दौरान सालिया और ज़ेबा पूरे हिंदू पहनावे में नजर आईं। इस दौरान विश्व हिंदू महासंघ के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। दोनों लड़कियों ने फोन के माध्यम से संपर्क किया। उन्होंने कहा कि भैया ऐसे ऐसी बात है, तो मैंने कहा ठीक है, आपका स्वागत है। आज अमहट घाट स्थित सिद्धेश्वर नाथ शिव मंदिर पर दोनों लड़कियों का, जो मुस्लिम लड़कियां थी, उनका हिंदू रीति रिवाज से वैदिक मंत्रों के बीच में विवाह सफल कराया गया। 3 तलाक और हलाला से परेशान मुस्लिम समाज की महिलाओं का हिंदू धर्म की तरफ लगाव बढ़ रहा है। हिंदू धर्म के संस्कार और त्योहार इन्हें इतना प्रभावित कर रहे हैं कि ये मुस्लिम धर्म छोड़कर सनातन धर्म अपना रही हैं। उधर पंजाब में ड्रग्स तस्करों के खिलाफ मान सरकार का एक्शन जारी है। ड्रग्स का गोरखधंधा करने वाले बुलडोजर एक्शन का शिकार हो रहे हैं और इसी कड़ी में फतेहगढ़ साहिब और अमृतसर में नशाखोरों के अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। पंजाब में जिन ड्रग्स स्मगलर ने अपनी करोड़ों की संपत्ति जुटाई, अब उन्हें मिट्टी में मिलाया जा रहा है। पंजाब के फतेहगढ़ की ये तस्वीर देखिए। ये आलीशान बिल्डिंग अपराधी हरजीत सिंह बिल्ला की है, जिस पर ड्रग्स समेत कई मामले दर्ज थे। हरजीत सिंह उर्फ बिल्ला नाम का व्यक्ति है, जिहदे 4 परचे NDPS से दर्ज ने पिछले समां तो, ते एक जिहड़ा परचा सीगा लड़ाई झगड़े का अटैम्प्ट टू मर्डर का भी परचा है, टोटल 5 परचे दर्ज ने। ते जिहड़े इहदे बाकी परिवारिक मैंबर हैं, जिहदे दी मां हैगी बलजीत कौर, उहदे ते भी परचे दर्ज ने। जिसके बाद पुलिस प्रशासन भारी पुलिस फोर्स के साथ पहुंचा और ड्रग्स स्मगलर की बिल्डिंग को जमींदोज किया। कुछ ऐसी तस्वीर अमृतसर से भी सामने आई, जहां गुमटाला इलाके में ड्रग्स तस्करों के खिलाफ मान सरकार का बुलडोजर चला है।
दरअसल इस इलाके में दोनों आरोपी ड्रग्स तस्करी का धंधा करते थे। आरोपियों के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं, जिसके बाद आज प्रशासन की टीम पहुंची और उनके घर के अवैध हिस्से को मिट्टी में मिला दिया। पंजाब में सीएम भगवंत मान ने साफ कहा कि पंजाब से ड्रग्स को जड़ से खत्म करना है और इसकी शुरुआत तस्करों पर बुलडोजर एक्शन से की जा रही है। मेरठ के सौरभ हत्याकांड की कहानी अभी सुलझ भी नहीं पाई थी कि एक नई मर्डर मिस्ट्री ने सभी को झकझोर कर रख दिया और सवाल उठ खड़ा हुआ कि अगर शहर शहर एक मुस्कान है तो क्या पति के सावधान होने का वक्त आ गया है? क्योंकि मेरठ वाली मुस्कान से भी 2 कदम आगे निकलकर औरैया वाली प्रगति ने मुंह दिखाई के पैसों से ही अपने ही पति की सुपारी दे दी। इससे पहले अतुल सुभाष बेंगलुरु में रियल एस्टेट कारोबारी का कत्ल और सतना में पति का दिल हिला देने वाला वीडियो, जिसके अब पतियों को ही बचाने की नौबत आ गई है। कभी नीले ड्रम में तो कभी गेहूं के खेत में भरोसे की लाश पड़ी मिलती है। रिश्तों के कत्ल की ये वो खौफनाक कहानियां हैं जिन्होंने समाज की नींव को हिलाकर रख दिया है और शादी जैसे पवित्र रिश्ते के ऊपर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। तू जमाने की परवाह न कर, इश्क में डूबे दिलीप का ये फेवरेट गाना था। प्रगति के लिए उसके दिल में बेइंतहा मोहब्बत, लेकिन प्रगति के दिल में तो कोई और था। वो जिसे पाने के लिए प्रगति ने खौफनाक साजिश को अंजाम दिया, वो भी हाथों की मेहंदी उतरने से पहले। किसने मरवाया? लड़की ने, पत्नी ने। अच्छा, तो आप क्या मांग करते हैं? तो ऐसे आदमी फांसी है। 19 मार्च शाम 4 बजे औरैया यूपी। पुलिस को एक घायल शख्स की खबर मिलती है जिसके जिस्म पर गोली का निशान था। करीब 3 दिन इलाज चला और घायल की मौत हो गई। तफ्तीश शुरू हुई तो पता चला कि मरने वाले का नाम दिलीप यादव है, लेकिन सवाल ये था कि कत्ल किसने किया। सीसीटीवी खंगाले गए तो दिलीप के होटल के पास रामजी नागर नाम के शख्स की पहचान हुई। तफ्तीश के दौरान ही अनुराग भी हत्थे चढ़ा और इस खौफनाक कत्ल का सन्न कर देने वाला सच सामने आया। प्रगति यादव से लगभग 4 वर्षों से उनका प्रेम प्रसंग चल रहा था। गहराई से और पूछताछ करने पर ये ज्ञात हुआ कि अनुराग यादव ने प्रगति यादव का चलते हुए इशारा करते हुए ये पूरा हत्या का प्लानिंग किया। यानी प्रगति पहले से किसी रिश्ते में थी, फिर भी शादी के लिए हामी भरी और जब लगा कि अब तो दिलीप इश्क में दीवार बन गया है, इसके कत्ल की सुपारी निकाल दी। कितना खौफनाक है ये सब। देखना चाहिए, समाज को समझना चाहिए कि भाई समाज कितनी बुरी दशा में जा रहा है, किस पे आदमी भरोसा करेगा आज के समय में। माँ बाप के बाद बीवी ही किसी मर्द की जिंदगी में सबसे भरोसे का साथी होती है। जरा सोचिए, अगर बीवियां इस तरह भरोसे का कत्ल करने लगी तो 7 जन्मों के बंधन का क्या होगा? क्या होगा भरोसे का? और भरोसे के बिना तो हमारे समाज की नींव ही हिल जाएगी। मम्मी बचाओ, मार डाला मुझे, ये शब्द किसी महिला के नहीं है बल्कि बीवी की पिटाई से चीख रहे एक पति के हैं। मध्य प्रदेश के सतना से एक और महिला के इसी तरीके की हरकत के सबूत सामने आए हैं, जो बंद कमरे में पति को थप्पड़ पर थप्पड़ मारती रही और अब ये वीडियो वायरल हो रहा है। मम्मी बचाओ, मम्मी मारो मेरे को, मार डाला मेरे को। ये चीख उस लाचार पति की है जो हर दिन अपनी बीवी से पिटता रहा और अंतिम में वीडियो बनाकर सच सामने लाया तो दुनिया सन्न रह गई। तो वो बंद करो ना। नहीं तो तुम मेरे को हाथ क्यों मार रही हो? नहीं मार रही हूँ ना, तो बंद करो। हाँ तो बंद करो। नहीं देखिए फिर मेरे को मार रही है, देखिए बंद करो ना। मैं तो फिर हाथ छोड़। सतना के सिंधी कैंप में रहने वाली ज्योति पर आरोप है कि वो अपने पति की हर दिन पिटाई करती थी, जिसका सबूत ये वीडियो है। एक सांस में इतने थप्पड़ मारे कि पूरा पति समाज थर्रा उठा। देखिए मेरे को मार रही है। अरे मैं कहाँ मार रही हूँ? तो दूर चलो ना, मैं बता रही हूँ। मुस्कान के किस्से तो आम है, अब तो औरैया वाली प्रगीता का भी नाम है, लेकिन जरूरी नहीं कि लाश ड्रम में मिले तभी पति का दर्द दुनिया को दिखे। कुछ अंकित जैसे भी बीवी के सताए लोग हैं, जिसकी गवाही ये तस्वीरें हैं। देखिए देखिए मेरे को मार रही, देखिए देखिए मेरे को मार रही, देखिए। पीड़ित पति के मुताबिक दोनों की लव मैरिज हुई थी। कुछ वक्त बाद पत्नी मारपीट करने लगी, लेकिन पति की किसी ने ना सुनी, उल्टे उसी पर आरोप लगते रहे। तब जाकर वीडियो के जरिए वो सच सामने लेकर आया, जिसे देख हर कोई दंग है और यही कह रहा है, पति अगर सताया जाए भला वो किसे बताए। और उधर बॉक्सिंग चैंपियन स्वीटी बुरा ने पुलिस थाने में अपने पति और भारतीय कबड्डी टीम के पूर्व कप्तान दीपक हुड्डा को पीट दिया, जिसका वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। ये वीडियो हिसार के महिला थाने का है। कुछ लोग आमने सामने बैठकर बात करते नजर आ रहे हैं।
इसमें नीले स्पोर्ट ड्रेस में बैठी महिला है पूर्व विश्व चैंपियन बॉक्सर स्वीटी बुरा, और सामने क्रीम कलर के कपड़े में बैठा शख्स है भारतीय कबड्डी टीम के पूर्व कप्तान दीपक हुड्डा। दोनों पक्षों में पहले तो बहस होती है, लेकिन धीरे धीरे गहमा-गहमी बढ़ने लगी। देखते ही देखते गुस्से से तमतमाई स्वीटी बुरा उठी और अपने पति दीपक हुड्डा का गला पकड़ लिया। इसके बाद वो उन्हें तेजी से झकझोरने लगी। आसपास बैठे लोगों ने दोनों को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन गुस्से से लाल पीली हो रही स्वीटी बुरा पीछे हटने को तैयार नहीं थी। काफी देर तक थाने में हंगामा होता रहा। इसके बाद दीपक हुड्डा भी खड़े हो गए। आसपास और भी लोगों की भीड़ जमा होने लगी। इस दौरान स्वीटी बुरा लगातार चिल्ला रही थी। वो उंगलियां दिखाकर अपने पति को चेतावनी देती रही। महिला थाने के अंदर काफी देर तक ये हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। लोग शांत कराने की कोशिश करते रहे। जानकारी के मुताबिक 15 मार्च को हुई इस घटना का वीडियो अब सामने आया है। इससे पहले स्वीटी बुरा ने पति दीपक हुड्डा पर मारपीट और दहेज की मांग का आरोप लगाया था। वीडियो के आधार पर हिसार पुलिस ने स्वीटी के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज किया है। फिलहाल जांच की जा रही है। हमने आपको जो ये तमाम कहानियां दिखाई, उसी के बाद कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने एक नया नारा दे दिया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो आपने खूब सुना होगा, लेकिन अब देवकीनंदन ठाकुर ने दामाद बचाओ का नारा दे दिया है। क्यों, जरा वो भी आपको समझना चाहिए। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, संग में जमाइयों को भी बचाओ। रिश्तों की डोर इतनी कमजोर होती जा रही है कि अब साए पर भी भरोसा करना मुश्किल हो गया। कभी मुस्कान, कभी प्रगति, तो कभी ज्योति। चेहरे अनेक, लेकिन दास्तान एक जैसी। मेरठ वाली मुस्कान ने जान छिड़कने वाले सौरभ को कितने बेरहमी से कत्ल कर ड्रम में भर दिया, जिसके बाद आवाज उठ रही है कि बेटा बचाओ, दामाद बचाए, क्योंकि अब समाज के नए पीड़ित यही पुरुष हैं। इतनी निर्ममता कहां से आ सकती है किसी में? काट के सीमेंट में डाल के खत्म। इतनी निर्ममता, इतना निर्दयता। अरे जिसके साथ 7 फेरे लिए हैं उसे हमने पता नहीं कैसे कैसे काट दिया। अक्सर पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़े की वजह एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, घर में कलह, कमजोर आर्थिक हालात जैसी वजह सामने आई है। लेकिन इन घटनाओं में अब पुरुष साजिश का शिकार हो रहे हैं। तो सरकार से हमारा निवेदन है, और बिहार की सरकार से भी है और उस प्रदेश देश की सरकार से भी है, महाराज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, संग में बेटा भी बचाओ। अब सवाल ये है, महज कुछ सालों में महिलाओं के मुकाबले पुरुष समाज ज्यादा पीड़ित कैसे दिखने लगा? और देखिए, अब सवाल ये भी पैदा होता है कि दामाद कैसे बचे, क्योंकि जब सास ही साजिश में शामिल हो तो फिर कोई क्या करे। रिश्तों के कत्ल की ये एक और खौफनाक कहानी बेंगलुरु से सामने आई है। पति को बीवी और सास ने जिस साजिश और प्लानिंग के साथ कत्ल किया, उसने पुलिस के भी होश उड़ा दिए। यहाँ भी लव, धोखा और मर्डर वाली मिस्ट्री ही देखने को मिली। 37 साल के लोकनाथ का रियल एस्टेट का अच्छा खासा कारोबार था। खुशहाल फैमिली, पैसा और परिवार सब कुछ, लेकिन भरोसा और वफा उनके हिस्से नहीं आई और नतीजा लोकनाथ की लाश पुलिस को पड़ी मिली। शनिवार शाम 5:30 बजे पुलिस 112 पर एक इमरजेंसी कॉल आई। कॉलर ने बताया कि एक लाश पड़ी है। पुलिस ने तफ्तीश की तो पता चला कि गला चाकू से रेता गया है, लेकिन किसने ये किया, इस सवाल का जवाब पुलिस को बीवी और सास तक लेकर गया। आगे की कहानी और भी खौफनाक है। आरोपी बीवी ने कबूल किया कि उसने कत्ल से पहले नींद की गोलियां दी थीं, फिर बेहोशी की हालत में सुनसान जगह ले जाकर गला रेत दिया। पुलिस इस कत्ल के पीछे प्रॉपर्टी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और कारोबार के एंगल नजर आ रहे हैं, लेकिन एक चीज कॉमन है, बीवी जिसने अपने ही पति के कत्ल की कहानी लिख मुस्कान और प्रगति को भी पीछे छोड़ दिया। उत्तर प्रदेश में शराब की दुकानों में एक के साथ एक बोतल फ्री का ऑफर चल रहा है। ऑफर आया तो शराब पीने वालों की तो चांदी हो गई, और आलम अब यह है कि शराब के ठेकों के बाहर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। तस्वीरें यूपी के हापुड़ की है, जहां शराब के ठेकों के बाहर ठेलम ठेल मची हुई है। कहीं भी निकल जाओ, शराब के खरीदारों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं, और ये सिर्फ इसलिए क्योंकि यूपी में एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री मिल रही है। और जैसे ही ये खबर फैली तो शराब के ठेकों के बाहर पियक्कड़ों की लाइन लग गई। आलम यह है कि लोग एक बोतल फ्री पाने के चक्कर में घंटों तक ठेकों के बाहर खड़े हैं,
कोई एक बोतल ले जा रहा है तो कोई 2 बोतल, और जिसका बजट ज्यादा है वो पूरी पेटी ही खरीद रहा है। दिल्ली से सटे नोएडा में भी पियक्कड़ों का हाल कुछ ऐसा ही है। दारू की दुकान में बाय 1 गेट 1 के फॉर्मूले ने ऐसा असर दिखाया है कि दूर दूर से चलकर आ रहे हैं और इस ऑफर का लाभ उठा रहे हैं। कई लोगों को लग रहा है कि अचानक यूपी में ऐसा क्या हो गया कि शराब करीब करीब फ्री बिकने लगी। तो आपको बता दें कि 30 से 31 मार्च तक सभी शराब ठेकेदारों को अपना स्टॉक खत्म करना है, इसलिए एक के साथ एक बोतल फ्री का खुला ऑफर निकाला, जिसका परिणाम टीवी स्क्रीन पर दिख रहा है। शराब के ठेकों के बाहर से भीड़ हटने का नाम नहीं ले रही है। हरियाणा के सोनीपत में एक फैक्ट्री में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया और देखते देखते आग ने ऐसा विकराल रूप ले लिया कि पूरी की पूरी फैक्ट्री आग की चपेट में आ गई और आसपास का इलाका भी शोलों की जद में आ गया। और फैक्ट्री में लगी इस भीषण आग का भयावह वीडियो भी सामने आया है, जिसमें आग लगने के बाद पूरी फैक्ट्री धू धू कर जलता हुई दिखाई दी। फैक्ट्री में आग लगने की ये घटना राय औद्योगिक क्षेत्र में हुई, जहां एक प्रिंटिंग पैकेजिंग में अचानक भीषण आग लगने के बाद अफरा तफरी मच गई। प्रिंटिंग पैकेजिंग में फैक्ट्री में भड़की ये आग इतनी भीषण थी कि इसने आसपास के इलाके को भी अपनी चपेट में ले लिया और आसमान में आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। आग की वजह से इलाके में चारों तरफ काले धुएं का गुब्बार दिखाई दिया। देखते ही देखते आग ने भयंकर रूप धारण कर लिया और पूरी फैक्ट्री जलकर राख हो गई। आग की बड़ी बड़ी लपटें देखकर लोग सहम गए। फैक्ट्री में आग की जानकारी मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम कई गाड़ियों के साथ मौके पर पहुंची और पर काबू पाने की कोशिश करती हुई दिखाई दी। फैक्ट्री में आग लगने के बाद वहां मौजूद कर्मचारियों को आनन फानन में बाहर निकाला गया। इस भीषण आग हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन आग से वहां रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। फैक्ट्री में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है।